नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके बाद मैं आपको 7 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। इस तरह हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 15 वीडियोस की टेस्ट सीरीज है। तो आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें, अपनी तैयारी को परखें और वीडियो के अंत में आपका जितना भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज आपको टारगेट रखना है कि आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही कर पाए। काफ़ी अधिक शानदार लेवल के क्वेश्चन है, तो आप 40 क्वेश्चन सही करने का जो टारगेट है वो जरूर अचीव करें। अगर आपको वीडियो तहे दिल से अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14? तो कैटल ने व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या बताई थी 16। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जुंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या फिर प्रतिभाशाली? तो वो होगा सामान्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो ये है फ्रॉबेल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, डाल्टन विधि के बारे में सत्य है, इसमें समय सीमा का बंधन नहीं होता है, अधिगम की स्वतंत्रता होती है, शिक्षक निर्देशक की भूमिका में होता है, छात्रों को प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई जाती है, या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये जो सभी कथन दे रखे हैं ये सभी के सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंटेंट्स आप ये ध्यान रखना, चारों कथन डाल्टन विधि के बारे में सत्य है। आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि का प्रचलित सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि लब्धि का जो प्रचलित सूत्र है वो दिया गया था टर्मन के द्वारा। और यह सूत्र क्या है? ये सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो आप कंटेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आकर्षक भूमिका है या फिर कोई नहीं? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, किस प्रणाली में संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विनेटिका प्रणाली में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने बुद्धि शब्द का परिचय दिया था? तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम परिचय दिया था, वो दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि ये दी गई थी डेजी मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ स्थायी समायोजन है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी बोरिंग ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है, बुद्धि व्यक्ति की संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्य पर कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रतिभाशाली ढंग से सामना करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? बुद्धि की। तो बुद्धि की ये परिभाषा दी गई थी डेविड वेस्लर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कौन सा परीक्षण केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है? तो ये होता है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है, बंद प्रश्नावली, विचित्र प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली या फिर सचित्र प्रश्नावली? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं, बुद्धि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका तीव्र विकास शेषावस्था में होता है, इसका सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है, यह समायोजन में सहायक है, जाति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जाति का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो आप बताएं। ये है ऑप्शन नंबर 4 संचित अभिलेख परीक्षण। आगे देखते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए विशेष उपयोगी है?
तो ये उपयोगी होता है 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। आगे देखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर जॉन मेयर, पीटर सेलोवे दोनों, या फिर डेनियल गोलमैन? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये दोनों। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की जिन भिन्नताओं का पता लगाया जाता है वे कौन सी है? मानसिक भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं या फिर शारीरिक भिन्नताएं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसिक भिन्नताएं, इनका पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, इस उक्ति का संबंध किस सिद्धांत से है? तो इसका संबंध है मर्रे के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दे रखा है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। आगे देखते हैं, यदि शिव की कालानुक्रमिक उम्र व मानसिक उम्र 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या फिर प्रतिभावान? तो ये होगा औसत। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कालानुक्रमिक उम्र यानी उसकी वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु है 9 वर्ष और मानसिक आयु भी है 9 वर्ष, इंटू 100, तो 9 से 9 कट जाएंगे, और जो IQ है 100 वो किसका होता है? वो होता है औसत जो छात्र होते हैं, ठीक है, बालक। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता लगाकर व्यक्तित्व विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है? तो ये परीक्षण कौन से होते हैं? ये होते हैं अभिरुचि परीक्षण। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाएं ये किसके द्वारा दी गई या बताएं? ये दी गई थी आलपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है संस्कृति तथा लिंग भेद, आयु और बौद्धिक विकास, आनुवांशिकता तथा वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो अब ये कंटेस्टली ध्यान रखना, ये सभी आधार होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो ये कौन सा है? ये है आर्मी बिट्टा टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? सख्त प्रकृति वाले और नरम प्रकृति वाले। तो ये आप ध्यान रखना। फिर आगे दे रखा है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टर्मिनल वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। बेसल वर्ष किसे कहेंगे ये भी आप ध्यान रखना। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो ये होती है 120। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आरटेट 2012 में पूछा गया था और वहां पर यही ऑप्शन दे रखे थे, और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर माना गया था वो माना गया था 120। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस विधि में चेतन मन का अध्ययन किया जाता है? रोजा परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, खेल व नाटक विधि, या फिर प्रश्नावली विधि? तो चेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रश्नावली विधि में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी में कौन सा होगा? अचेतन मन। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर व्यक्तिगत को दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये है सामूहिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों में। आगे दे रखा है चित्र नैरात्य परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रोजेनविंग। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व में हम पाते हैं प्रतिमानता, विचलनशीलता, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर C.H. राइस ने 1922 में। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण ये किया गया था पाइन व टेडलर के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व होता है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, व्यक्तित्व होता है जन्मजात व अर्जित। थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि बुद्धि किस प्रकार की होती है। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, बुद्धि किस प्रकार की होती है। जो आपके पास ऑप्शन है ये सेम है, तो आप बताएं कि इनमें से बुद्धि क्या होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैरेट की बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक बुद्धि इन्होंने नहीं बताई थी। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है या फिर कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कथन सत्य है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सृजनात्मकता होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित या फिर कोई नहीं। तो सृजनात्मकता होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, जन्मजात व अर्जित। तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व की बाहरी आकृति लंबाई को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि या फिर कोई नहीं। तो ये है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1/10 व 9/10 भाग क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं? 1/10 भाग प्रदर्शित करता है चेतन मन को और 9/10 भाग प्रदर्शित करता है अचेतन मन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको कंटेस्टली ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परमहम या फिर इदम एवं अहम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा इदम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, यह क्या है? तो इस परीक्षण का आप नाम बताएं। इस परीक्षण का नाम है विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शब्द साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इस विधि के प्रवर्तक हैं गॉल्टन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, और ये इन्होंने कब दी थी? 1879 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तित्व का कौन सा जैविक कारक है
जो व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं उनका कौन सा यहाँ पर जैविक कारक है वो आपको बताना है। सामाजिक संरचना, वेशभूषा, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर विद्यालय का वातावरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपको वीडियो किस प्रकार लगा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज को फॉलो रखना। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।